हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम 10 जुलाई 2026 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का है, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन मेलबोर्न में किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं करंट फैक्ट्स क्या है, करंट अफेयर में क्या रहा है। 9 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस द्विपक्षीय बैठक का नेतृत्व किया। इस शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने की प्रतिस्पर्धा जताई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका ऐड किया गया है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए अब इस टॉपिक, क्योंकि टॉपिक करंट अफेयर में रहा है तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ना बनता है। चलिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की जो बैठक है वो उसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। ठीक है, पहला जो भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो मार्च 2023 में नई दिल्ली यानी भारत में आयोजित किया गया था। वहीं जो दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर जो है वो 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन के आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला मेलबर्न शहर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य की राजधानी है। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलबर्न किसकी राजधानी है? तो विक्टोरिया राज्य की राजधानी है। और विक्टोरिया कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य प्रशासनिक राजधानी कैनबेरा है। ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी कंट्री करंट अफेयर में है तो उसकी कैपिटल आपको हमेशा याद रखनी है, जो एक पूरी तरह नियोजित शहर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना और सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रमुख शहर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी व्यवस्था के देश का राष्ट्र अध्यक्ष औपचारिक रूप से ब्रिटिश सम्राट को माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की संसद की संघीय संसद कहा जाता है, जिसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा शामिल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइसलैंड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में फैले विशाल सूखे मैदान के कारण इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वहां की सबसे प्रमुख और लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछा गया है। माउंट कोसियाको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्वींसलैंड तक समांतर दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। कोरल रीफ जिसे भी बोलते हैं। मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दो सबसे प्रमुख बड़ी नदियां हैं जो कृषि के लिए जीवन रेखा है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को ऐतिहासिक रूप से एबोरिजिनल कहा जाता है। एबोरिजिनल है ना, एबोरिजिनल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ना, वो ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले प्रमुख मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले समशीतोष्ण घास के मैदान को स्थानीय भाषा में डाउन्स कहा जाता है। हमेशा स्टेटिक्स को आपको याद रखना है। हम यहाँ पर आपको पूरी तरीके से कवर करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाल ही में जॉइंट ऑपरेशन में बचाए गए स्लो लॉरियस और विंटूरोग जीव वन्यजीव अधिनियम किस अनुसूची में आते हैं? तो ये दोनों ही अनुसूची 1 में आते हैं। ऑप्शन ए शेड्यूल 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 9 जुलाई 2026 को सीबीआई, डीआरआई और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इस देशव्यापी ऑपरेशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के कुल 53 संरक्षित जंगली जीवों और दुर्लभ पक्षियों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू किए गए मुख्य जीवों में स्लो लॉरियस, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है, विंटूरोग, स्टार कछुआ और डिजिप्लेटन गिद्ध शामिल है, जो कि अनुसूची 1 में शामिल है। देखिए, अभी करंट अफेयर में है तो आपको शेड्यूल 1 में कौन है वो पूछा जा सकता है। ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं जो कि शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। और डिटेल से थोड़ा सा समझते देखिए। मूल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को भारत की संसद द्वारा वर्ष 1972 में पारित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है पूरे भारत में वन्यजीवों के अवैध शिकार, व्यापार, तस्करी को रोकने वाला कानून है। इस ऐतिहासिक वन्यजीव कानून में दिसंबर 2022 के दौरान एक बहुत बड़ा व्यापक संशोधन लागू किया गया था। 2022 की नए संशोधन के बाद इस कानून में अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर अब केवल 4 कर दिया। याद रखना, 2022 में इसकी संख्या को 6 से घटाकर 4 कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान व्यवस्था में अनुसूची 1 के तहत शामिल जीवों को अवैध शिकार के खिलाफ देश में सर्वोच्च कानून सुरक्षा प्राप्त होती है। वहीं वर्तमान में अनुसूची 2 के तहत उन जीवों को रखा गया है जिन्हें अनुसूची 1 की तुलना में अपेक्षाकृत कम सुरक्षा प्राप्त है। अनुसूची 3 में मुख्य रूप से संरक्षित पौधों की प्रजाति के संरक्षण और विनियम से संबंधित है। और अनुसूची 4 जो है विशेष रूप से साइंटिस्ट कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध प्रतियोजित प्रजातियों के प्रबंधन के लिए बनाया
गया है, जहाँ पर विज्ञानियों जो है साइंटिस्ट जो है वो अपना रिसर्च कर सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की जाती है। इस कानून के तहत लुप्त प्राय जीवों के शिकार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। स्लो लॉरियस मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में पाया जाने वाला एक प्राइमेट जीव है। ठीक है, बुंटोरियो को स्थानीय भाषा में बियर कैट भी कहा जाता है और यह विवरिडे परिवार से संबंधित एक दुर्लभ संतानधारी जीव है। भारतीय स्टार कछुआ मुख्य रूप से भारत के सूखे अर्ध शुष्क और झाड़ीदार मैदान में भागों में पाए जाने वाला सरीसृप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने देखा था इंटिपिएटन गिद्ध एक लुप्तप्राय पक्षी है जो पारिस्थितिक तंत्र में मृत जीवों को खाकर सफाई करने की भूमिका निभाता है, जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं इंग्लिश में। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने की चांसेस है। जैसे अनुसूची, क्योंकि अभी करंट अफेयर में है तो आपको चारों अनुसूची में किस तरीके से इसको बांटा गया है वो याद रखना है। और 1972 हमेशा याद रखना है, क्योंकि चाहे वो यूपीएससी हो स्टेट पीसीएस हो, 1972 के अधिनियम से एक क्वेश्चन एनवायरमेंट से बनता ही बनता है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार एफडीआई प्राप्त करने में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो एफडीआई प्राप्त करने में भारत का यहाँ पर 11वां स्थान रहा है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनसीटीएडी ने जुलाई 2026 में अपनी प्रतिष्ठित वैश्विक रिपोर्ट विश्व निवेश रिपोर्ट 2026 जारी की है। इस रिपोर्ट में नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेश निवेश का प्रवाह 44% की बढ़त के साथ $39 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। इस डेटा के साथ भारत अब पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला 11वां सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके रिलेटेड स्टेटिस्टिक्स देखते, देखिए यूएनटीसीए का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है। इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना 1964 में एक स्थानीय अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई थी। यूएनटी टेड जो है वो संस्था का केंद्रीय वैश्विक मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड शहर में स्थित है। हमेशा याद रखना, कोई भी संस्था हो उसका मुख्यालय आपको याद रखना है। अगर करंट अफेयर में है तो उसको डिटेल से पढ़ना है, बाकी जितनी भी संस्थाएं उनके मुख्यालय याद रखना है। जैसे यहाँ पर यूएनसी टेड की जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड शहर में स्थित है। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट यूएनटीसी टेड द्वारा प्रत्यक्ष वर्ष जारी की जाने वाली सबसे प्रमुख और आधिकारिक वार्षिक रिपोर्ट है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई का अर्थ किसी विदेश कंपनी द्वारा घरेलू बाजार की संपत्ति या कंपनी में किया गया दीर्घकालीन निवेश होता है। एफडीआई के तहत निवेश करने वाली विदेशी कंपनी को घरेलू कंपनी के प्रबंधन और निर्णय में हिस्सेदारी प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन पूंजी, आधुनिक तकनीकी और रोजगार के नए अवसर लाता है। भारत में एफडीआई दो अलग मार्गों से आता है, जिन्हें सरकारी मार्ग और स्वचालित मार्ग कहा जाता है। स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए भारत सरकार या आरबीआई से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश से प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालय और उद्योग सर्वबंधन विभाग द्वारा विचार कर मंजूरी दी जाती है। भारत में वर्तमान आर्थिक नीति के तहत सबसे ज्यादा विदेशी निवेश लाने वाले शीर्ष देशों में सिंगापुर और मॉरिशस शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व हाइड्रोस्फीयर सेवा क्षेत्र और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त होता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या एफडीआई को शेयर बाजार का अल्पकालीन और अस्थिर निवेश माना जाता है, जिसे हॉट मनी भी कहा जाता है। भारत में विदेश निवेश और घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 में शुरू किया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका किस प्रकार की सैन्य प्रणाली है। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका जो है वो किस प्रकार की सैन्य प्रणाली है, तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एक टाइप की मिलिट्री सिस्टम है। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट होगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने पिछले 24 घंटे में स्वदेशी पिनाका हथियार प्रणाली का एक और सफल परीक्षण पूरा किया। पिनाका भारत में पूरी तरह आत्मनिर्भर और स्वदेशी तकनीक से विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। यह घातक सैन्य प्रणाली 44 सेकंड के संक्षिप्त समय के भीतर एक साथ 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखती है। और थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर देखेंगे, भारत की इस स्वदेशी पिनाका रॉकेट प्रणाली का नाम भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाका के नाम रखा गया है। इस स्वदेशी हथियार प्रणाली को मुख्य रूप से पुणे में स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टिनेशन में तैयार किया गया है। पिनाका रॉकेट प्रणाली का सबसे पहला सफल और निर्णायक सैन्य उपयोग वर्ष 1999 में प्रसिद्ध कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था। पिनाका के मुख्य रूप से दो संस्करण हैं, जिनसे पिनाका मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर और पिनाका मार्क 2 की रेंज 60 किलोमीटर से अधिक है। पिनाका एक पूरी तरह से मोबाइल सिस्टम है, जिसे टाटा ट्रक पर माउंट किया जाता है, जिससे इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में अमोनिया पहला विदेश बना है जिसने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम की खरीद का सौदा किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा क्षेत्र में तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। डीआरडीओ का गठन तत्कालीन
तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के विलय के माध्यम से किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का केंद्रीय मुख्यालय देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। प्रशासनिक रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन संस्था भारत के रक्षा मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण की कार्य करती है। डीआरडीओ का मुख्य आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। एकीकृत निर्देश मिसाइल विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1983 में डीआरडीओ के तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ईसी रिक प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो ये इसरिक हम इसको प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की संरक्षण के लिए जुड़ा हुआ है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। चेन्नई में आयोजित सीफूड एक्सपो भारत 2026 में महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र में महिला स्वयं सहयोग समूह ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। इन ग्रामीण महिला उद्यमी समूह को केंद्र सरकार के विशिष्ट पर्यावरण प्रोजेक्ट इक्रिक का पूरा तकनीकी और वित्तीय सपोर्ट प्राप्त है। इक्रिक प्रोजेक्ट का पूरा नाम एनहेंसिंग क्लाइमेट रिजिलियंस ऑफ डिजाइन कोस्टल कम्युनिटी है, जो कि मैंग्रोव संरक्षण का एक आधारित है। तो भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, वैश्विक संस्था, ग्रीन क्लाइमेट फंड और यूएनडीपी इंडिया मिलकर चला रहे हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में रखी सामुदायिक जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करना है। मैंग्रोव ऐसी विशिष्ट वनस्पति और झाड़ियां होती हैं जो तटीय खारे पानी, दलदली मिट्टी और अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में उगती है। भारत में इसका जो परसेंटेज है वो 0.15% है, जो कि पूरे भारत का है। पश्चिम बंगाल राज्य में जो स्थित सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एकल मैंग्रोव वन पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। गुजरात राज्य का कच्छ और जामनगर तटीय क्षेत्र भारत में सुंदरवन के बाद दूसरे सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत समृद्ध और घने मैंग्रोव वनस्पति तंत्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया है कि मैंग्रोव कहाँ कहाँ पर है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मैंग्रोव पौधों की जड़ों में विशिष्ट श्वसन अंग पाए जाते हैं, जिन्हें विज्ञान में न्यूमेटोफोर्स या श्वसन जड़ें कहते हैं। ये न्यूमेटोफोर्स जड़ें दलदली और ऑक्सीजन रहित मिट्टी से बाहर हवा में निकलकर सीधे वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। मैंग्रोव वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों से नमक को सहन करने की अत्यधिक क्षमता होती है, जिन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। ये वन समुद्री चक्रवात, तेजी ज्वारीय लहरों और यानी सुनामी हो गया, साइक्लोन्स हो गया, उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। मैंग्रोव वन कार्बन को सोखने और उसका भंडार करने के में सामान्य वनों की तुलना से 4 गुना अधिक कुशल होते हैं, जिसे ब्लू कार्बन कहते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने भूल जाने के अधिकार को किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो उन्होंने आर्टिकल 21 के तहत भूल जाने का अधिकार माना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय में लक्ष्मणवीर सिंह यादव बना भारत संघ 2026 मामले की सुनवाई करते हुए भूल जाने के अधिकार पर फैसला सुनाया। अपने इस निर्णय में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भूल जाने का अधिकार सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी पुरानी कानूनी या व्यक्तिगत जानकारी को डिलीट प्लेटफॉर्म से हटाने की कानूनी मांग कर सकता है। भूल जाने का अधिकार या राइट टू बी फॉरगॉटन किसी व्यक्ति को इंटरनेट से अपनी निजी जानकारी हटवाने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के सभी नागरिकों और विदेशी व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और गतिशील अनुच्छेद माना जाता है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट समय समय पर करता है। वर्ष 2017 में प्रसिद्ध के एम पट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक पट्टास्वामी फैसले से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही समाहित किया गया था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला, जो कि 1978 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या से जुड़ा एक और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मामला है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक स्थान दिया गया है। ये सारे ही एग्जाम्पल आप अपने मेंस जो रिटर्न एग्जाम्स होते हैं उसमें एज एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर और भी इनहेंस होगा। भारतीय संविधान में इन मौलिक अधिकारों को शामिल करने की मूल प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ली गई है। मूल संविधान के कुल 7 मौलिक अधिकार शामिल थे, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जो न्यायालय द्वारा पूरी तरह से प्रणनीय या वाद योग्य है। संविधान के अनुच्छेद 32 को प्रारूप समिति ने के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी थी। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर देश कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत मतलब हाईकोर्ट में जा सकता है। भारत और आसियान देश के बीच वस्तु व्यापक व्यापार समझौता किस वर्ष साइन हुआ था? तो देखिए, भारत और आसियान देश के बीच जो ये वस्तु व्यापार समझौता है वो 2009 के अंदर हुआ था। देखिए करंट में क्या है, भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में संगठन ने जुलाई 2026 में अपने वस्तु व्यापार समझौतों की समीक्षा वार्ता को तेज कर दिया है। इस समीक्षा वार्ता का मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच लगातार बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने की संतुलित करना है। यह ऐतिहासिक आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की दोनों पक्षों के बीच मूल रूप से 2009 में हस्ताक्षरित किया गया था। देखिए आसियान का पूरा नाम जो है दक्षिणी पूर्व एशिया
एशिया राष्ट्रों का संगठन या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन है। इस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक घोषणा पत्र पर 5 संस्थापक देशों ने हस्ताक्षर के साथ हुई थी। एशियन के 5 मूल स्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान में आसियान संगठन में कुल 10 दक्षिण पूर्व एशिया देश शामिल हैं, जिनमें ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कम्बोडिया भी है। आसियान संगठन का केंद्रीय मुख्यालय सचिवालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। आसियान का मुख्य आदर्श वाक्य है विजन वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। भारत आसियान संगठन का पूर्व सदस्य देश नहीं है, बल्कि एक संवाद भागीदार या डायलॉग पार्टनर देश है। भारत और आसियान के बीच संबंधों की शुरुआत 1992 में क्षेत्रीय संवाद भागीदार बनने के साथ हुई थी। वर्ष 1995 में भारत और आसियान का पूर्ण संवाद भागीदारी और वर्ष 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य बन गया था। 2002 में भारत और आसियान के बीच नियमित रूप से वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक आयोजित की जाती है। भारत सरकार ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संबंध मजबूत करने के लिए 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी। 2014 में म्यांमार में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने इस नीति का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया था। अर्थशास्त्र में व्यापार घाटा तब उत्पन्न होता है जब किसी देश का कुल आयात इसके द्वारा किए गए कुल निर्यात से अधिक जाता है। युवाओं के कौशल विकास के लिए विस्तारित की जा रही पीएम सेतु योजना का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो आईटीआई अपग्रेडेशन से है। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। केंद्र सरकार ने देश भर में 200 महत्वपूर्ण औद्योगिक परीक्षण संस्थाएं क्लस्टर्स की में एक नई कौशल विकास योजना में विस्तार मंजूरी दी है। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी पीएम सेतु योजना की आगामी विस्तार कार्यों के कुल 1237.58 करोड़ का बजट आवंटित किया है। पीएम सेतु का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन आईटीआई है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य देश के आईआईटी संस्था को आधुनिक तकनीकी और उद्यमों की वर्तमान मांग के अनुसार अपग्रेड करना है। इसके तहत आईटीआई के छात्रों को नई तकनीकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, कोडिंग का व्यवहारिक प्रशिक्षण किया जाता है। भारत सरकार द्वारा देश में पहली बार एक अलग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन 2014 में किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत आधिकारिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 जुलाई 2015 में की गई थी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत की एक अनूठी संस्था है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कौशल परीक्षण को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जो कि युवाओं के विभिन्न उद्योगों में जुड़े कौशल का मुफ्त परीक्षण करती है। दुनिया में युवाओं के कौशल को सम्मान देने और जागरूक करने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षु प्रोत्साहन योजना उद्योगों को अपने यहाँ युवाओं को अप्रेसमेंट ट्रेनिंग यानी अप्रेटिस ट्रेनिंग देने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। किसी देश की कुल जनसंख्या में कामकाजी या कार्यशील आयु की वर्ग को 15 से 59 वर्ष के अधिक अनुपात को जनसंख्या के खिलाफ करते हैं। भारत वर्तमान में दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है जहां पर 65% जनसंख्या कार्यशाली युवा वर्ग के अंतर्गत आती है। आज यही पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।